नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके एमसीक्यूज़। इस सीरीज़ का आज हम यहाँ पे 83वां भाग कवर करेंगे। इस सीरीज़ के हर वीडियो में हम उत्तराखंड के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करते हैं। ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर को कवर करते हैं बल्कि उनसे रिलेटेड जितने आपके अदर क्वेश्चन होते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, उनको भी हम यहीं पे कवर करते हुए चलते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है और सभी क्वेश्चन आपको एक जगह पर मिल जाते हैं। तो इससे आपका अच्छे से रिवीजन भी यहां पर हो जाता है। यह हमारा इस सीरीज का 83वां पार्ट है। अगर आपने अभी तक इस सीरीज के जो प्रीवियस पार्ट हैं उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड पे अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आईआईटी रुड़की में जल संसाधन विकास प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई थी? देखिए, आईआईटी रुड़की को लेकर आपसे कई सारे प्रश्न बनते हैं। इसके अंदर जो ये जल संसाधन विकास प्रशिक्षण केंद्र है, इसे स्थापित कब किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1995 में इसे स्थापित किया गया था। एक और क्वेश्चन बनता है कि आईआईटी रुड़की में जो भूकंप इंजीनियरिंग विभाग है, इसे कब स्थापित किया गया था? तो इसे 1960 में स्थापित किया गया था। यह पेपर में पूछा जा चुका है, यह पूछा जा सकता है, तो दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। 1986 में आईआईटी रुड़की में जो मॉडर्न शेक टेबल फैसिलिटी है, इसको यहां पे स्थापित किया गया था। तो तीनों वर्ष इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा, राज्य का दूसरा न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? देखिए, जो 2011 की जनगणना हुई थी उसको लेकर लगातार क्वेश्चन बनते हैं। राज्य का दूसरा न्यूनतम साक्षरता वाला जो जिला है वो है आपका ऑप्शन बी, हरिद्वार इसका सही आंसर होगा। देखिए, सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन सा है? उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षर जिला है देहरादून, ठीक है। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम साक्षर है उधम सिंह नगर, ठीक है। सबसे ज्यादा, सबसे कम, लेकिन यहां पर पूछा है दूसरा सबसे कम, तो आंसर होगा आपका हरिद्वार, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। साक्षरता की दृष्टि से अगर हम बात करें तो उत्तराखंड देश में 17वें नंबर पर आता है, ठीक है। पुरुष साक्षरता की बात करें तो पुरुष साक्षरता में उत्तराखंड 13वें नंबर पर आता है और महिला साक्षरता में उत्तराखंड 20वें नंबर पर आता है। ये तीनों नंबर भी आपको याद रखने हैं, पूछे जाते हैं। अगर आपसे प्रश्न बन जाए, ये तो हमने ओवरऑल देखा कि ओवरऑल सबसे ज्यादा साक्षरता देहरादून, सबसे कम उधम सिंह नगर और दूसरा सबसे कम हरिद्वार। अगर आपसे क्वेश्चन बने सबसे ज्यादा महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक महिला साक्षरता, तो ये होगा आपका देहरादून, ठीक है। सर्वाधिक महिलाएं कहां की साक्षर हैं? देहरादून की। लेकिन अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो सबसे ज्यादा जो पुरुष साक्षर हैं वो रुद्रप्रयाग के हैं, ठीक है। दोनों याद रखेंगे, महिला में देहरादून, पुरुषों में रुद्रप्रयाग। अब इसी को उल्टा कर देते हैं, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला, तो सबसे कम महिला साक्षरता में आता है उत्तरकाशी, ठीक है। और सबसे कम पुरुष साक्षरता में आपका हरिद्वार आता है, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखना है, ओवरऑल भी, महिला पुरुष में भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? देखिए, जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज है, ये आपके पौड़ी में है और इसे वर्ष 2008 में स्थापित किया गया था, ठीक है। 7 जुलाई 2008 को इसे स्थापना इसकी होती है। नेक्स्ट है हमारा, प्रेमी पथिक एवं रचना रंजन किसकी रचनाएं हैं? दो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, प्रेमी पथिक और रचना रंजन। किसकी रचनाएं हैं? ये दोनों रचनाएं हैं आपके ऑप्शन बी, तोता कृष्ण गैरोला की। ऑप्शन बी हमारा यहां पे सही आंसर होगा। देखिए, तोता कृष्ण गैरोला को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, जैसे इनको पहला गढ़वाली पद लेखक माना जाता है। अगर आपसे प्रश्न बने कि पहला गढ़वाली पद लेखक, प्रथम गढ़वाली पद लेखक कौन है, तो आप बताएंगे तोता कृष्ण गैरोला, ठीक है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रेमी पथिक, रचना रंजन, इसके अलावा
तात घनानंद। ठीक है, तात घनानंद, ये रचना भी किसकी है? तोता कृष्ण गैरोला की। तो इनको लेकर क्वेश्चन सारे आपको याद रखने हैं, रचनाएं, और इनको पहला गढ़वाली पद लेखक भी माना जाता है। जो इनकी यह रचना है प्रेमी पथिक, यह इनकी गढ़वाली रचना है। ठीक है, और जो रचना रंजन है, इसके अलावा तात घनानंद, ये दोनों हिंदी की रचना है। तो क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ऐसा ही एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था आपसे कि जो राय बहादुर पातीराम है, जिनकी किताब है गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, उस किताब को किस भाषा में लिखा गया है, यह पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो वह किताब इंग्लिश में लिखी गई है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, गढ़वाल पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? देखिए, गढ़वाल पुनर्जागरण का पिता चंद्रमोहन रतोड़ी को कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगर आपसे प्रश्न होता गढ़वाल जन जागरण का पिता किसको कहते हैं या जन जागरण का पितामह किसको कहते हैं, तो वो तारादत्त गैरोला को कहते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर है। गढ़वाल अगर आपसे पूछा जाए पुनर्जागरण का पिता, तो आप बताएंगे चंद्रमोहन रतोड़े। ठीक है, गढ़वाल जन जागरण का पिता, ठीक है, तब आप कहेंगे तारादत्त गैरोला। दोनों आपको याद रखने हैं, दोनों पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तारादत्त गैरोला को गढ़वाल जन जागरण का पितामह कहते हैं। इसके अलावा तारादत्त गैरोला को गढ़वाल का महर्षि भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है गढ़वाल का महर्षि किसको कहते हैं? तारादत्त गैरोला। दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा घराटों पर सालाना कर कब लगाया गया था? देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। हम जानते हैं ब्रिटिशों के द्वारा जो पहली बार घराटों पे टैक्स लगाया गया था वो 1861 में लगाया गया था। ठीक है, लेकिन ये पहली बार नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि सालाना कब लगाया गया था। तो जो सालाना लगाया गया था ये 1922 में लगाया गया था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, जो 1861 में टैक्स लगाया गया था, और घराटों पर टैक्स लगाने का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था बैकेट ने। इसका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, पहली बार घराटों पर टैक्स कब लगाया गया? ये लगाया गया था 1861 में, लेकिन ये जो टैक्स लगाया गया था ये पिसाई के आधार पर था। ठीक है, यानी कि कौन सी घराट कितनी पिसाई करेगी उस आधार पर उसका टैक्स निर्धारित होता था। 1922 में इसे सालाना कर दिया गया, यानी कि जो घराटे हैं उनका एक रेट फिक्स कर दिया गया कि इनको सालाना इतना टैक्स देना है। ठीक है, जो मौसमी घराट होते थे उनको 1 रुपए सालाना देना होता था, जो बाकी के घराट होते थे उनको 2 रुपए सालाना देना पड़ता था। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। पहली बार घराटों पर टैक्स कब लगा? तो आप बताएंगे 1861। घराटों पर टैक्स लगाने का सुझाव किसने दिया? तो आप बताएंगे बैकेट ने। और सालाना टैक्स कब लगाया गया घराटों पर? तो आप बताएंगे 1922 में। नेक्स्ट है हमारा, एटकिंसन के अनुसार आसन और वासन क्या थे? देखिए, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, आयोग इसको पूछ चुका है, पेपर में आ चुका है। एटकिंसन के अनुसार ये जो आसन और वासन है ये कत्यूरी राजाओं के नाम है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, देखिए अब ये क्वेश्चन जो हमने ऊपर देखा कि एटकिंसन के अनुसार ये क्या थे, आयोग क्या करता है आपसे वही क्वेश्चन वो घुमाकर पूछ लेता है। अगली बार आपसे पूछेगा कि इनमें से किसके अनुसार आसन और वासन कत्यूरी राजाओं के नाम हैं, तो आपको ध्यान रखना है एटकिंसन के अनुसार। ठीक है, आयोग ऐसे ही क्वेश्चन घुमाकर आपसे पूछता है। नेक्स्ट है हमारा, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल किसकी पुस्तक है? ये किताब भी पेपर में पूछी जा चुकी है, आपको ध्यान रखनी है। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल ये किताब है RS टोलिया की। ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? RS टोलिया, और इनकी ही किताब का नाम है ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल। ठीक है, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर ये रचना है HG वाल्टन की, अलग है, आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, JRC विलियम की बात करें तो इसकी किताब पेपर में पूछी जा चुकी है। इसकी किताब का नाम था मेमोइट्स ऑफ देहरादून, ये पेपर में पूछी जा चुकी है, JRC विलियम की है। ठीक है, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल किसकी है? RS टोलिया की, और ये उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। इनकी अगर हम अन्य किताबों की बात करें तो देखिए, उत्तराखंड 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट किसकी किताब है? RS टोलिया की। ठीक है, नैन सिंह रावत और जौहर का इतिहास किसकी किताब है? RS टोलिया की। ठीक है, फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड
किसकी किताब है? आर.एस. टोलिया की। पटवारी, घराट और चाय किसकी किताब है? आर.एस. टोलिया की। ये सारी किताबें आपको नोट करनी है, पेपर में पूछी जाती हैं क्योंकि ये पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट है हमारा, कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि गुमानी पंत मूलतः किस भाषा के कवि थे? देखिए, कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि और कुमाऊं का आदि कवि माना जाता है गुमानी पंत को। क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। और ये मूलतः संस्कृत भाषा के कवि थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। गुमानी पंत का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म होता है 1790 में। गुमानी पंत को कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि किसने कहा था? तो ये कहा था गियर्सन ने, ठीक है। इसका नाम भी आपको याद रखना है। कहा किसको जाता है? सबसे प्राचीन कवि कुमाऊं का गुमानी पंत, लेकिन कहा किसने? गियर्सन ने कहा था, ठीक है। आपको पूछा जाता है। इनका मूल नाम क्या था? तो लोकरत्न पंत या लोकनाथ पंत इनका मूल नाम था। इनकी दो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, वैसे काफी हैं लेकिन दो महत्वपूर्ण है। एक है गंगा शतक और एक राम महिमा। किसकी रचनाएं हैं? ये दोनों रचनाएं गुमानी पंत की हैं। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी घाटी लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, लाल चावल के लिए कौन सी घाटी प्रसिद्ध है? राइट आंसर है आपकी उत्तरकाशी की जो सिराई घाटी है, ये लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है। पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम अन्य घाटियों की बात करते हैं, नेलांग घाटी, इसको लेकर क्वेश्चन पेपर में बन चुका है। नेलांग घाटी उत्तरकाशी में है और इसे पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है। आपको प्रश्न बनेगा, पहाड़ का रेगिस्तान किसको कहते हैं? नेलांग घाटी को। उत्तराखंड का लद्दाख किसको कहते हैं? तो उत्तराखंड का लद्दाख भी नेलांग घाटी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, सर्वप्रथम किस वर्ष हरिद्वार के समीप जीवावशेष मिले थे? तो सबसे पहले हरिद्वार के समीप हमें जीवावशेष कब मिले थे? ये मिले थे 1939 में। ऑप्शन बी हमारा यहां पे सही आंसर होगा। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड कहां स्थापित किया गया था? देखिए, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना सन 2004 में होती है और इसे अल्मोड़ा में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर यहां पर होगा। अगर आपसे प्रश्न बन जाए कि उत्तराखंड चाय कमेटी की स्थापना कब होती है, तो अंग्रेजों के टाइम पर उत्तराखंड चाय कमेटी 1834 में बनी थी, ठीक है। उत्तराखंड में चाय की खेती किसने शुरू करी थी? बिशप हेबर ने। कब करी थी? 1824 में, ठीक है। व्यापक स्तर पर किसने करी थी? डॉक्टर रायले ने। कब करी थी? 1835 में, ठीक है। तो तीनों साल आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा, चार धाम यात्रा का सही यात्रा क्रम कौन सा है? तो देखिए, चार धाम यात्रा का सही यात्रा क्रम आपने बताना है, यानी कि बेसिकली जो आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि चार धाम यात्रा कहां से शुरू होती है? यमुनोत्री से। कहां पर खत्म होती है? बद्रीनाथ में, ठीक है। बस आपको इसको याद रखना है, पहचान जाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चारधाम यात्रा का सही क्रम क्या है? पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ धाम और फिर अंत में बद्रीनाथ धाम, ठीक है। तो ये इसका सही क्रम है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? देखिए, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है थारू समुदाय, ठीक है। जो थारू जनजाति है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, ठीक है, पूरे उत्तराखंड का। अगर सिर्फ आपसे गढ़वाल का पूछा जाता तो गढ़वाल का होता जौनसारी, ठीक है। सिर्फ गढ़वाल का है जौनसारी। पूरे उत्तराखंड का पूछेगा तो थारू जनजाति, ठीक है। थारू जनजाति को किरात वंश का माना जाता है। थारू वंश को लेकर, थारू जनजाति को लेकर आपसे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इनका एक प्रमुख त्यौहार है जिसका नाम है बजहर, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है बजहर त्यौहार किस जनजाति का है? थारू जनजाति का। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। तो क्वेश्चन पेपर में बन चुका है, दीपावली को शोक पर्व के रूप में कौन मनाते हैं? थारू जनजाति, ठीक है। इसके अलावा थारू जनजाति के द्वारा होली के अवसर पर खिचड़ी नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन बनता है, थारू जनजाति खिचड़ी नृत्य कब करती है? होली पर। थारू जनजाति के द्वारा होली पर कौन सा नृत्य किया जाता है? खिचड़ी नृत्य। इस तरीके से बनता है, ठीक है। या फिर कौन सी जनजाति होली के अवसर पर खिचड़ी नृत्य करती है? थारू जनजाति। एक ही क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन उससे बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब थारुओं में कोई विवाह तय किया जाता है तो शादी पक्के करने को ये क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पक्की
पौड़ी। ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। थारू जनजाति में विधवा विवाह का भी प्रचलन है। विधवा विवाह के दौरान जो भोज दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, पूछा जा चुका है। उसे कहा जाता है लठ भरवा भोज। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि लठ भरवा भोज किस अवसर पे दिया जाता है, किस जनजाति में प्रचलित है, कब दिया जाता है, इस तरीके से। ठीक है, तो एक प्रश्न से हमने कितने सारे क्वेश्चन यहां पर देखे। चलिए, हरिद्वार स्थित चंडी देवी मंदिर में रोपवे की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? देखिए, चंडी देवी मंदिर आपके हरिद्वार में है और किस शिखर पर है? नील शिखर पर। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हरिद्वार में ही मनसा देवी मंदिर भी है और वहां मंदिर बिल्व शिखर पर है। ठीक है, तो शिखर पूछे जाते हैं। चंडी देवी मंदिर नील शिखर पर और मनसा देवी मंदिर बिल्व शिखर पर स्थित है। अब आते हैं प्रश्न पे। जो चंडी देवी मंदिर के लिए रोपवे की शुरुआत है ये होती है 1997 में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। ठीक है, 1985 में होती है नैनीताल रोपवे की शुरुआत। ठीक है, जो नैनीताल रोपवे है इसकी शुरुआत कब होती है? 1985 में। 1993 में औली रोपवे की शुरुआत होती है। ठीक है, तो आपको तीनों याद रखने हैं, नैनीताल रोपवे 1985, औली रोपवे 1993, हरिद्वार रोपवे 1997। उधम सिंह नगर को प्रस्तावित उत्तराखंड में शामिल करने हेतु गठित जॉर्ज कमेटी ने उधम सिंह नगर का दौरा कब किया था? देखिए, जब ये फिक्स हो गया था 1996 में ही फिक्स हो गया था, जब एच.डी. देवेगौड़ा जो समय भारत के प्रधानमंत्री थे उन्होंने घोषणा करी 15 अगस्त 1996 को अलग राज्य बनेगा उत्तराखंड। ठीक है, तो प्रस्तावित राज्य में उधम सिंह नगर को शामिल किया जाए या ना किया जाए इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, कमेटी का नाम था जॉर्ज कमेटी। जो जॉर्ज फर्नांडिस थे उनकी अध्यक्षता में इस कमेटी बनी थी, इसीलिए इसे जॉर्ज कमेटी कहा गया। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कौन सी कमेटी का गठन किया गया था, बताइए। कौशिक कमेटी, दीक्षित कमेटी, जॉर्ज कमेटी, तो आप बताएंगे जॉर्ज कमेटी। इस कमेटी ने उधम सिंह नगर का दौरा कब किया? तो यह किया था 29 जुलाई 2000 को। ठीक है, कमेटी का गठन होता है किसके लिए? कि उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके लिए इस समिति ने पंतनगर का दौरा किया था 29 जुलाई 2000 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एक बार घटनाक्रम को हम यहां पर जान लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। देखिए, उत्तराखंड का जो अलग राज्य बनने का विधेयक था, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000, ये लोकसभा में पेश होता है 27 जुलाई को। ठीक है, 29 जुलाई को ये जो कमेटी थी पंतनगर का दौरा करते हैं। ठीक है, 1 अगस्त को जो ये लोकसभा में पेश हुआ था 27 जुलाई को, 1 अगस्त को ये लोकसभा से पारित हो जाता है। 10 अगस्त को ये राज्यसभा से पारित हो जाता है और 28 अगस्त को इसके ऊपर उस समय के राष्ट्रपति के.आर. नारायण हस्ताक्षर कर देते हैं। ये पूरा घटनाक्रम है। 27 को बिल पेश होता है, 29 को दौरा होता है। ठीक है, सालम में राजनैतिक चेतना का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, सालम में राजनैतिक चेतना का जनक राम सिंह धोनी को कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, अब देखिए 2-3 क्वेश्चन आपसे यहां से बनते हैं। पहला, सालम में राजनैतिक चेतना का जनक आप बताएंगे राम सिंह धोनी। दूसरा क्वेश्चन बनता है, सालम का शेर या भगत सिंह, सालम का भगत सिंह किसको कहते हैं? तो सालम का शेर या भगत सिंह, सालम का भगत सिंह, ये कहा जाता है प्रताप सिंह बोरा को। ठीक है, और सालम की क्रांति का प्रेरणा ये कहा जाता है राम सिंह आजाद को। तीनों अलग अलग हैं, तीनों नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, सालम में राजनीतिक चेतना का जनक राम सिंह धोनी, सालम के शेर या सालम के भगत सिंह प्रताप सिंह बोरा, सालम की क्रांति के प्रेरणा राम सिंह आजाद। ठीक है, तीनों का नाम आपको याद रखना है। सालम कांड या सालम की घटना कब घटित हुई थी? 25 अगस्त 1942 में। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां किसकी रचना है? देखिए, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। यह रचना है डॉक्टर भक्त दर्शन की। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। ठीक है, भजन सिंह की भी एक किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय। ठीक है, आर्यों का मूल निवास या मूल स्थान मध्य हिमालय किसकी है? भजन सिंह की। भक्त दर्शन की किताब का नाम है गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां।
एक और किताब है जिसका नाम है उत्तराखंड की दिवंगत विभूतियां। ठीक है, इस किताब के रचयिता कौन है? उत्तराखंड की दिवंगत नहीं, उत्तराखंड की विभूतियां। ठीक है, किताब का नाम क्या है? उत्तराखंड की विभूतियां, और ये रचना है शक्ति प्रसाद सकलानी की। ये नाम आपको याद रखना है, पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए बताइए उत्तराखंड की विभूतियां किसकी रचना है, तो आप बताएंगे शक्ति प्रसाद सकलानी। अगर आपसे पूछा जाए गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, तो आप बताएंगे भक्त दर्शन। अगर पूछा जाए आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय किसकी है? भजन सिंह की। जयसिंह रावत की भी एक इंपॉर्टेंट किताब है जो पूछी जा सकती है। किताब का नाम है यहाँ पर उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास। किसकी है? जयसिंह रावत। नेक्स्ट है हमारा पौड़ी में वुमेन फॉरेन सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? देखिए, पौड़ी के अंदर वुमेन फॉरेन सोसाइटी, इसकी स्थापना मिस मेंसल के द्वारा की जाती है। ठीक है, और कब की जाती है? 1890 में। नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, चंद काल में कामगारों से कौन सा कर लिया जाता था? देखिए, चंद काल में जो कामगार होते थे इनसे मिजारी टैक्स लिया जाता था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहां पर होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो साहू कर था, यह कर किसके लिए लिया जाता था? ये लेखकों के लिए लिया जाता था। ठीक है, लेखकों से नहीं लेते थे, लेखकों के लिए लेते थे। ठीक है, साहू कर किसके लिए होता था? लेखकों के लिए। ठीक है, संयुक्त कर किसके लिए होता था? राज सेवकों के लिए होता था। ठीक है, जो राज सेवक होते थे उनको जो तनख्वाह दी जाएगी उनके लिए संयुक्त टैक्स लिया जाता था। मिजारी टैक्स जो था ये कामगारों से लिया जाता था। ठीक है, उनके लिए नहीं लेते थे, कामगारों से लेते थे मिजारी टैक्स। और जो टांड टैक्स था ये उस समय के जो बुनकर होते थे बुनकरों से लिया जाता था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स हैं। ये लेखकों के लिए लेते थे, ये राज सेवकों के लिए, ये कामगारों से लेते थे और ये बुनकरों से लेते थे। ठीक है, चंद वंश के जो टैक्स थे, गोरखा काल के जो टैक्स थे, इनके ऊपर ऑलरेडी अलग वीडियोस बन चुके हैं। उत्तराखंड टॉपिक वाइज सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट है, आपको वहां पे जाके पूरा वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज का हमने 83वां पार्ट यहां पे कवर किया। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा और क्वेश्चन के साथ जो एक्सप्लेनेशन हमने करी उससे आपका रिवीजन काफ़ी अच्छे से यहां पर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो में आपका स्कोर कितना रहा 20 में से, आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर और वीडियो कैसा लगा इसकी जानकारी हमें ज़रूर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।